आप सुनने जा रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय की कहानी टू डियर। फ्रांस और इटली की सीमाओं के पास मेडिटेरियन सागर के किनारे मोनाको नाम का एक छोटा सा राज्य स्थित है। यह इतना छोटा है कि किसी भी छोटे देश के कस्बे में इससे ज्यादा लोग रहते होंगे, क्योंकि यहाँ कुल मिलाकर केवल 7,000 लोग ही रहते हैं। यदि इस राज्य की सारी जमीन को बराबर बांट दिया जाए तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में 1 एकड़ जमीन भी नहीं आएगी। लेकिन इस नन्हे से राज्य में एक वास्तविक राजा है। उसके पास एक महल है, दरबारी हैं, मंत्री हैं, एक बिशप यानी कि धार्मिक अधिकारी भी है, सेनापति है और एक सेना भी है। यह सेना बड़ी नहीं है, सिर्फ 60 लोगों की है, लेकिन फिर भी इसे सेना कहा जा सकता है। इस राज्य में अन्य देशों की तरह ही टैक्स भी लगाया जाता है, तंबाकू, शराब और अन्य मदिरा पर। साथ ही साथ जनसंख्या यानी कि पोल टैक्स भी यहाँ पर लगता है। हालांकि यहाँ के लोग भी बाकी देशों की तरह ही खाते पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ की आबादी बहुत कम है, इसलिए राजा के लिए अपने दरबारियों और अधिकारियों को पालना मुश्किल हो जाता था। अगर उसने एक विशेष आय का स्रोत न ढूंढा होता तो वह खुद का गुजारा भी नहीं कर पाता। यह विशेष आमदनी एक जुए के घर, जिसे गेमिंग हाउस कहा जाता है, वहां से आती थी। वहां लोग रूलेट खेलते हैं। रूलेट ये एक प्रकार का जुआ होता है जिसमें एक पहिया होता है और उस पहिए पर एक गेंद घूमती है, और वह गेंद जिस नंबर पर रखती है उस आदमी की लॉटरी लग जाती है, जिस आदमी ने उस नंबर पर पैसे लगाए होते हैं। लोग वहां पर यह गेम खेलते थे, और चाहे वह जीते या फिर हारें, इस खेल का आयोजक हमेशा मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, और इसी मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा राजा को दिया जाता है। वजह यह है कि यूरोप का एकमात्र ऐसा जुए का अड्डा है जो अभी तक चालू है। पहले छोटे जर्मन राजाओं के पास भी इसी प्रकार के गेमिंग हाउस थे, लेकिन कुछ सालों पहले ही इन्हें बंद कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन जुए के अड्डों में बहुत नुकसान होता था। लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते और फिर अपनी सारी संपत्ति हार जाते। इतना ही नहीं, वे उधार के पैसे भी दांव पर लगा देते और हार जाते, और फिर निराशा में डूबकर आत्महत्या कर लेते। इसलिए जर्मनों ने अपने शासकों को इस प्रकार की आय पर रोक लगा दी थी। लेकिन मोनाको के राजा को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह इस व्यवसाय पर एकाधिकार बनाए हुए था। अब हर कोई जो जुआ खेलना चाहता है वह मोनाको जाता है, चाहे वह जीते या फिर हारे, राजा को मुनाफा जरूर होता है। जैसे कि कहावत है, ईमानदारी की कमाई से पत्थरों के महल नहीं बनाए जाते। मोनाको का राजा यह जानता था कि यह धंधा गंदा है, लेकिन वह क्या करे, उसे भी तो जीना है। शराब और तंबाकू पर टैक्स वसूलना कोई अच्छा काम नहीं है। फिर भी वह इसी से अपनी जिंदगी चलाता है और राजा की तरह ही राज करता है। वह महलों में रहता है, अपनी दरबारियां करता है और राजा की तरह ही सारे रस्म और रिवाज निभाता है। अब कुछ साल पहले इस छोटे से राज्य में एक हत्या हो गई। वहां के लोग शांति प्रिय हैं, इसीलिए ऐसा पहली बार हुआ था। बड़ी धूमधाम से अदालत बैठी और मुकदमा चला। वहां जज थे, वकील थे, अभियोजक थे और जूरी भी थे। सबने विचार विमर्श किया और आखिरकार अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई। राजा के पास सजा भेजी गई और उसने पुष्टि कर दी, अगर उसे सजा देनी है तो दो। लेकिन एक समस्या थी, वह ना तो गिलोटिन यानी कि सिर काटने की मशीन थी और ना ही जल्लाद था। मंत्रियों ने विचार किया और फ्रांसीसी सरकार को पत्र भेजकर पूछा कि क्या वह मशीन और जल्लाद उधार दे सकते हैं और इसकी लागत कितनी होगी।
एक हफ्ते बाद उत्तर आया, मशीन और जल्लाद की कीमत 16,000 फ्रैंक होगी। यह बात राजा के सामने रखी गई। उसने सोचा, 16,000 फ्रैंक? यह अपराधी इतनी कीमत का नहीं है। यह तो प्रति व्यक्ति 2 फ्रैंक से भी ज्यादा है। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इससे दंगा भी हो सकता है। इस पर फिर से मंत्रियों की सभा बुलाई गई। यह तय हुआ कि इटली के राजा से पूछताछ की जाए, शायद वह कोई सस्ता काम करवा दें। तो लेटर लिखा गया और जल्द ही उसका जवाब भी आ गया। इटली की सरकार ने लिखा कि उन्हें एक मशीन और एक विशेषज्ञ भेजने में खुशी होगी और पूरे खर्चे के लिए 12,000 फ्रैंक लगेंगे, जिसमें यात्रा का खर्च भी शामिल होगा। यह सस्ता था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। वह अपराधी वास्तव में इतने पैसे का हकदार नहीं था। इसका मतलब यह होगा कि टैक्स में हर व्यक्ति को लगभग 2 फ्रैंक और जोड़ने पड़ेंगे। एक और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। उन्होंने विचार किया कि इसे कम खर्च में कैसे किया जा सकता है। क्या सैनिकों में से किसी को यह काम घरेलू तरीके से करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता? जनरल को बुलाया गया और उससे पूछा गया, क्या आपके पास कोई ऐसा सैनिक है जो उस आदमी का सर काट सके? युद्ध में लोगों को मारने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। असल में यही तो उनके प्रशिक्षण का हिस्सा है। तो जनरल ने सैनिकों से बात की, क्या उनमें से कोई यह काम कर सकता है? लेकिन किसी भी सैनिक ने इसे करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हमने ऐसा काम करना सीखा ही नहीं है। अब क्या किया जाए? फिर से मंत्रियों ने विचार विमर्श किया। उन्होंने आयोग बनाया, फिर समिति और उप समिति बुलाई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। इससे राजा अपनी दया भी दिखा सकेंगे और यह सस्ता भी पड़ेगा। राजा ने इसे मंजूरी दे दी और मामला सुलझा लिया गया। अब केवल एक समस्या रह गई। आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए उपयुक्त जेल नहीं थी। वहां एक छोटा सा लॉकअप था, जिसमें अस्थायी रूप से लोगों को रखा जाता था, लेकिन कोई भी स्थायी या मजबूत जेल नहीं थी। फिर भी किसी तरह एक जगह ढूंढ ली गई और उस अपराधी को वहां रखा गया। उसके लिए एक गार्ड तैनात किया गया जो उसकी निगरानी करता और महल की रसोई से उसको खाना लाकर देता। अपराधी वहां महीनों तक रहा। फिर 1 साल बीत गया। लेकिन जब राजा ने अपनी आय और खर्च का हिसाब देखा तो उन्हें एक नया खर्चा नजर आया। यह खर्च अपराधी के भरण पोषण का था और यह कम नहीं था। एक स्पेशल गार्ड की तनख्वाह और अपराधी के खाने का खर्च मिलाकर साल भर में 600 फ्रैंक हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि अपराधी अभी भी जवान और स्वस्थ था और अगले 50 सालों तक वह जी सकता था। जब हिसाब लगाया गया तो मामला गंभीर था। ऐसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए राजा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, तुम्हें इस बदमाश के साथ कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। मौजूदा योजना बहुत महंगी है। मंत्रियों ने फिर से विचार विमर्श किया और अंत में एक मंत्री ने कहा, सज्जनों, मेरा विचार है कि हमें इस गार्ड को हटा देना चाहिए। लेकिन फिर दूसरे मंत्री ने कहा, वह आदमी भाग जाएगा। तो भागने दो, पहले मंत्री ने जवाब दिया। जाए और मरे, हमें क्या। उन्होंने राजा को अपनी सिफारिश दी और राजा सहमत हो गए। गार्ड को हटा दिया गया और वे देखने लगे कि क्या होता है। हुआ यह कि रात को खाने के समय अपराधी बाहर निकला और जब उसने गार्ड को नहीं देखा तो वह सीधे राजा की रसोई में अपना खाना लेने गया। उसे जो भी खाना दिया गया उसने उसे ले लिया, फिर लौटकर जेल में खुद ही दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वह ठीक समय पर अपना खाना लेने गया, लेकिन भागने की उसकी कोई भी इच्छा नहीं दिखी। अब क्या किया जाए?
फिर से मंत्रियों ने विचार किया। हमें उसे साफ साफ बता देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम उसे यहां नहीं रखना चाहते। इसलिए न्याय मंत्री ने उसे बुलाया और कहा, तुम क्यों नहीं भागते? यहां कोई गार्ड नहीं है। तुम कहीं भी जा सकते हो और राजा को कोई आपत्ति नहीं होगी। हो सकता है कि राजा को कोई आपत्ति ना हो, उस आदमी ने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोगों ने मेरे चरित्र को बर्बाद कर दिया है। लोग मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। इसके अलावा मैंने काम करना भी छोड़ दिया है। आपने मेरे साथ अन्याय किया है। यह सही नहीं है। पहले जब आपने मुझे मौत की सजा सुनाई तो आपको मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने उसकी शिकायत नहीं की, फिर भी आपने मुझे आजीवन कारावास दे दिया और गार्ड को खाना लाने के लिए कहा, लेकिन कुछ समय बाद आपने उसे भी हटा दिया और मुझे खुद ही अपना खाना लाना पड़ता है। मैंने तब भी आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब आप मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हैं। यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब क्या किया जाए? फिर से मंत्रिमंडल को बुलाया गया। उन्हें विचार करना पड़ा कि क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने ये तय किया कि उसे पेंशन देकर छुटकारा पाया जाए। उन्होंने राजा को यह सुझाव दिया और कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, हमें किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ाना होगा। 600 फ्रैंक की एक पेंशन तय की गई और अपराधी को यह बताया गया। ठीक है, उसने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते आप इसे नियमित रूप से मुझे देते रहें। इस शर्त पर मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। तो मामला सुलझ गया। उसे 1/3 पेंशन एडवांस में दे दी गई और वह राजा के राज्य से बाहर चला गया। रेल से केवल 15 मिनट का सफर था। वह सीमा पार करके वहां पर बस गया, जहां उसने थोड़ी जमीन खरीद ली और बागवानी शुरू कर दी। वह आराम से वहां रहता है। वह समय पर पेंशन लेने के लिए आता है। कुछ पैसे जुए में लगाता है, कभी जीतता है तो कभी हारता है और फिर अपने घर लौट जाता है। वह शांति पूर्वक और सुख से जी रहा है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।